नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सहाचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन बीए सेकेंड ईयर के समाजशास्त्र के पेपर के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में जो अपन पढ़ रहे थे, डेटा एनालिसिस के ऊपर बातचीत कर रहे थे अपन। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से हम लोग तथ्यों के स्रोत के बारे में बात कर रहे थे कि प्राथमिक एवं क्षेत्रीय स्रोत किस प्रकार के हैं और द्वितीयक या प्रलेखीय स्रोत के स्वरूप किस प्रकार से। तो अपन ने अपने अध्ययन के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत को अपन पढ़ा था, जिसके अंतर्गत अवलोकन, साक्षात्कार एवं मौखिक छानबीन, अवलोकन, और इसके साथ ही हमने साक्षात्कार या मौखिक छानबीन, फिर ये सब पढ़ लिया था अपन ने, अनुसूची वगैरह। आज अपन इसी के कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत, डायरेक्ट प्राइमरी सोर्सेज के बारे में देखेंगे कि इसमें अध्ययनकर्ता एवं सूचनादाताओं का प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है। इनमें प्रमुख रूप से प्रश्नावलियां, दूरभाष, साक्षात्कार, पैनल पद्धति, रेडियो, अपील आदि सम्मिलित करते हैं। मेल्ड्रिड पार्टिन ने अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत 3 प्रमुख साधनों का उल्लेख किया है, जिसमें रेडियो, अपील, दूरभाष, साक्षात्कार और दलीय पद्धति, पैनल टेक्निक्स। अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोतों के विस्तार को समझने के लिए सबसे पहले अपन क्वेश्चनियर की बात करेंगे। अनुसंधानकर्ता विषय से संबंधित जानकारी प्रश्नावली से सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे वह उत्तरदाता के पास डाक के माध्यम से भेजता है। इस विधि का प्रयोग विस्तृत अध्ययन क्षेत्र में किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग ऐसे उत्तरदाताओं के लिए ही किया जा सकता है जो शिक्षित हो, जो स्वयं प्रश्नों को समझकर अनुसंधानकर्ता की सहायता के बिना उत्तर दे सके। हमारे देश में यह स्रोत अधिक प्रामाणिक सिद्ध नहीं हो पाया है। दूरभाष साक्षात्कार, इसके अंतर्गत इन साक्षात्कारों का प्रयोग व्यापारिक विज्ञापनों के विषय में उपभोक्ताओं से उनकी विचारधारा संबंधी सूचनाएं, सूचना एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता केवल दूरभाष के माध्यम से ही सूचनाओं से संपर्क स्थापित करता है। यह विधि रेडियो अपील से इस प्रकार भिन्न है कि इसमें रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के श्रोताओं से दूरभाष या पत्र व्यवहार द्वारा सूचना एकत्रित की जाती है। दूसरा, दलीय पद्धति, इसमें कुछ सूचनादाताओं के विशेष दल स्थापित कर दिए जाते हैं। इनमें सम्मिलित किसी व्यक्ति सामान्य सूचनादाताओं के प्रतिनिधि के रूप में माने जा सकते हैं, जो विशेष प्रकृति की जनता की विचारधारा, मनोवृत्ति अथवा रुचि आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह पद्धति व्यक्तिगत संपर्क की अपेक्षा दलीय संपर्क पर अधिक बल देती है। इसे शीघ्र घटित होने वाले परिवर्तन, प्रवृत्तियों को समझने तथा समूह की समय समय पर होने वाली प्रक्रियाओं को समझने हेतु प्रयोग किया जाता है। रेडियो अपील, इसके द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर प्रकाशित किए जाते हैं, जो श्रोताओं को आकर्षित करते हैं। इसमें रेडियो श्रोता अध्ययनकर्ता को संबंधित जानकारी दे सकते हैं। अब हमारी मेरिट्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत हम बात करते हैं कि अनुसंधानकर्ता अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के क्षेत्र में निम्न कारण उपयोगी माने जाते हैं प्राथमिक डाटा। पहला, विश्वसनीयता, स्वाभाविकता और वैश्विकता, सब्जेक्टिविटी, समय एवं धन की बचत, लचीलापन, व्यापक क्षेत्र, आंतरिक एवं गुप्त सूचनाओं का संकलन। अब विश्वसनीयता की बात करेंगे। सबसे पहले, प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त तथ्य अधिक विश्वसनीय होते हैं। अनुसंधानकर्ता की स्वयं की उपस्थिति के कारण सूचनादाताओं पर सामान्यतः नियंत्रण रहता है तथा वे गलत सूचनाएं नहीं दे पाते हैं। इनमें प्राप्त सूचनाओं का पुनः सत्यापन भी किया जा सकता है। दूसरा, स्वाभाविकता, इन स्रोतों के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है, अतः उसमें कृत्रिमता नहीं होती है। वैश्विकता,
इसके अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की जो पद्धतियां अपनाई जाती हैं वे वैश्विकता लाने में सहायक होती हैं। चौथा, समय एवं धन की बचत। इसमें तथ्य संकलन करना आसान होता है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में उपस्थित होता है, तो वह साक्षात्कार एवं अवलोकन दोनों विधियों का प्रयोग कर तथ्य एकत्रित कर लेता है। इसमें प्रश्नावली के माध्यम से दूर दूर स्थानों पर निवास करने वाले लोगों से संपर्क एकत्रित कर सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। लचीलापन, इसमें अध्ययनकर्ता परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन प्रविधि में परिवर्तन कर सकता है। अनुसूची में प्रश्नों को बदल सकता है यदि अध्ययनकर्ता वह महसूस करता है कि विषय के किसी विशेष पक्ष से संबंधित सूचनाएं प्राप्त नहीं हो रही है, तो वह अध्ययन प्रविधियों में संशोधन करता है ताकि आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा व्यापक क्षेत्र, इसके द्वारा विस्तृत क्षेत्र में फैली सूचना दाताओं का अध्ययन कर तथ्य एकत्रित करना संभव होता है। इस विधि के माध्यम से ऐसे उत्तर भी प्राप्त हो जाते हैं जो आमने सामने की स्थिति में संभव नहीं हो पाते, क्योंकि जब आमने सामने होते हैं तो कहीं प्रश्नों की सूचना देने में उत्तरदाता संकोच कर सकता है। जब आमने सामने नहीं होते हैं तो वो ऐसे कई सारे प्रश्न होते हैं जिनका वो बेझिझक जवाब दे देते हैं। आंतरिक एवं गुप्त सूचनाओं का संकलन, प्राथमिक स्रोत से आंतरिक सूचनाओं को भी प्राप्त किया जा सकता है। अध्ययनकर्ता अवलोकन विधि एवं सहभागिता अवलोकन विधि की सहायता से उस समूह का अभिन्न अंग बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना है। ऐसी स्थिति में वह अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। प्राथमिक स्रोतों के दोष हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं इसके, जो कि इस प्रकार है। पक्षपात तथा मिथ्या झुकाव की संभावना। दूसरा, वस्तुनिष्ठता की कमी, तथ्यों की स्वाभाविकता को नष्ट हो जाने का खतरा, अध्ययनकर्ताओं में प्रशिक्षण का अभाव, पक्षपात एवं मिथ्या झुकाव की संभावना। इस विधि में यदि अनुसंधानकर्ता अपने विचारों एवं पूर्वाग्रहों को तथ्य संकलन में शामिल कर लेता है तो इसी स्थिति में अध्ययन पक्षपातपूर्ण हो जाता है। दूसरा, वस्तुनिष्ठता में कमी, शोधकर्ता द्वारा अपनी सुविधानुसार तथ्य संकलित कर लेता है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ ग्रहण कर लेता है। इसमें अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की कमी आ जाती है, क्योंकि मानव मनुष्य है तो वह उसमें कई बार अपना विचार उसमें सम्मिलित करने का प्रयास कर लेता है। तथ्यों की स्वाभाविकता को नष्ट हो जाने का खतरा, प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन में अनुसंधानकर्ता स्वयं लगा रहता है, अतः यह सूचनादाताओं को सूचनाएं प्रदान करने के लिए कई सुझाव दे देता है। इन सुझावों से तथ्यों की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं है। इस विधि द्वारा जीवित व्यक्तियों से ही सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इस स्रोत से अतीत की घटनाओं का कोई संबंध नहीं हो पाता है, अतः यह अध्ययन संभव उस तरीके का नहीं रहता है। अध्ययनकर्ताओं के में प्रशिक्षण का अभाव, इसके लिए आवश्यक है कि अध्ययनकर्ता पूर्णतः कुशल एवं प्रशिक्षित हो, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि अध्ययनकर्ताओं में प्रशिक्षण का अभाव होता है। इससे शोध कार्य की सफलता संदिग्ध हो जाती है। दूसरा, सेकेंडरी डाटा, इसके अंतर्गत प्राथमिक स्रोत के ठीक विपरीत द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। जॉन मेज के अनुसार द्वितीयक स्रोत का निर्माण कई सुनी बातों एवं अप्रत्यक्ष दर्शकों के आधार पर होता है। श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है कि इन तथ्यों द्वितीयक का उपयोग करने वाले एवं उन्हें प्रथम बार एकत्रित करने वाले लोग पृथक पृथक होते हैं। प्रोफेसर पीएच मान के अनुसार ये द्वितीयक स्तर पर प्राप्त किए गए तथ्य होते हैं, यानी कि ये प्रथम बार एकत्रित किए हुए तथ्य नहीं होते, बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा एकत्रित मूल तथ्यों के आधार पर रचित तथ्य होते हैं। स्पष्ट है कि द्वितीयक स्रोत वे तथ्य होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी द्वारा किसी अन्य लक्ष्य को एकत्रित किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन जिसमें संकलित तथ्य से अनुसंधानकर्ता अपनी उपकल्पनाओं के सत्यापन के लिए प्रयोग में लाता है। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत सामान्यतः ऐतिहासिक प्रलेखों, ऐतिहासिक डायरियों, जीवन इतिहास आदि को सम्मिलित करता है। इस प्रकार हम सामाजिक अनुसंधानों में इतिहास का प्रयोग करते हैं। जॉन मेज ने लिखा है कि इतिहासवेताओं को समाजशास्त्रियों की श्रेणी से बाहर कर देना कोई बुद्धिमत्ता कार्य नहीं है, चाहे वे सामाजिक हो अथवा प्राचीन। अतः पूर्व इतिहास के बिना किसी घटना के महत्व को नहीं समझ सकते हैं। यदि सामाजिक संस्थाओं को घटनाओं का अध्ययन करना है तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक होगा।
द्वितीयक स्रोत को प्रमुखतः दो भागों में विभाजित कर समझा जा सकता है। पहला व्यक्तिगत प्रलेख पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और दूसरा सार्वजनिक प्रलेख पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत हम वह संपूर्ण लिखित सामग्री आ जाती है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देख समझ कर प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक का कोई विशिष्ट अनुसंधात्मक दृष्टिकोण नहीं होता है। व्यक्तिगत प्रलेखों के रूप में उपलब्ध लिखित सामग्री प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही रूपों में हो सकती है। जॉन में लिखते हैं कि अपने छोटे अर्थ में व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के निजी कार्यों, अनुभवों, विश्वासों का एक स्वतः लिखित प्रथम पुरुष वर्णन है। सीए मोजर इसको स्पष्ट करते हैं कि व्यक्तिगत प्रलेख अपने आप बिना मांगे रूप में बहुत मूल्यवान होते हैं। किसी विशिष्ट सामाजिक सर्वेक्षण में भी वे अनुसंधानकर्ता को प्रारंभिक खोज एवं उपकल्पना निर्माण के साधन के रूप में उसका मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। अल्फोर्ड ने व्यक्तिगत प्रलेखों के लिखे जाने के निम्न कारणों का उल्लेख किया है। कार्य के औचित्य को सिद्ध करने के लिए, अपने दोष, बुराइयों आदि को स्वीकार करने के लिए, व्यक्तिगत अनुभवों को साहित्यिक रूप देकर आनंद उठाने के लिए, मानसिक तनावों एवं संघर्षों से छुटकारा पाने के प्रयोजन से, किसी सौंपे हुए कार्यों की पूर्ति के लिए, योग्यता प्रदर्शन के लिए, धन एवं सम्मान पाने के लिए, जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर व्यक्तिगत प्रलेखों के कुछ मुख्य स्रोत भी हैं, जिसमें जीवन इतिहास, डायरिया, पत्र और संस्मरण। अब लाइफ हिस्ट्री जो होती है वो इस प्रकार है। जीवन इतिहास का द्वितीयक स्रोत के रूप में काफी महत्व है। जॉन मेज ने लिखा है कि जीवन इतिहास का सच्चे अर्थ में तात्पर्य विस्तृत आत्मकथा से है। सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग ढीले ढाले तौर पर होता है तथा किसी भी जीवन संबंधी सामग्री के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। जीवन इतिहास को निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। स्वतः प्रेरित आत्मकथा, व्यक्ति अपनी इच्छा से भूत की बातों का स्मरण कर जीवन की घटनाओं का क्रमिक रूप से ब्यौरा लिखता है। ऐच्छिक आत्मलेखन प्रमाण, ये वे प्राय किसी प्रकाशक, मित्रों, अनुसंधानकर्ता या सरकार की प्रेरणा मिलने या उनके कहने पर लिखे जाते हैं। संकलित जीवन इतिहास, ये वे जीवनियां हैं जिन्हें व्यक्ति स्वयं नहीं लिखता है। उसके द्वारा दिए गए भाषण, प्रकाशित लेख, साक्षात्कार, प्रेस स्टेटमेंट आदि को संकलित करके अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके जीवन इतिहास को तैयार किया जाता है। जीवन इतिहास अत्यंत रोचक एवं लेखक के स्वयं के द्वारा लिखे होने के कारण अधिक विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ होते हैं। इनके उपयोग की कुछ सीमाएं हैं। इन जीवन इतिहासों में अनुसंधान सामग्री को प्राप्त आधार रूप में प्रयुक्त करने में काफी कठिनाई होती है। इनमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। लेखक उसी घटना को अधिक महत्वपूर्ण मानकर प्रस्तुत करता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है एवं उसकी दृष्टि से जो कम महत्वपूर्ण है उन्हें छोड़ देता है। परिणाम स्वरूप अनुसंधानकर्ता को अपने कार्य के लिए उन्हीं घटनाओं पर निर्भर रहना होता है जिसे उसने प्रस्तुत किया है। जीवन इतिहासों में व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। जीवन चरित्र लिखने वाले किसी नेता या महापुरुष की प्रशंसा में घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर देते हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारी डायरी एक पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है, अतः व्यक्ति जीवन की रहस्यमय बातों का पता लगाने का एक विश्वसनीय स्रोत है। जॉन मेज ने लिखा है, डायरिया सबसे अधिक रहस्योद्घाटन करने वाली होती हैं क्योंकि जनता के समक्ष प्रस्तुत होने का भय न होने के कारण तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाता है। ये डायरिया लेखक के अनुभवों तथा क्रियाओं का निष्पक्ष एवं स्पष्ट वर्णन करती है। इसके भी कुछ दोष हैं जो कि निम्न है। डायरियों में सामान्य जीवन में संघर्ष को बड़ा चढ़ाकर प्रकट किया जाता है। इनमें प्रघटनाओं के बारे में भी क्रमबद्ध जानकारी नहीं प्रस्तुत की जा हो पाती है। अनेक बार लेखक सांकेतिक शब्दों, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग डायरियों में कर देते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता को समझना मुश्किल हो जाता है, साथ ही साथ असंभव भी हो जाता है। कल अपन इसका जो नेक्स्ट स्टेप है पत्र, लेटर्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।